दोस्तों हाजिर हूं फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की ताज़ा खबरें लेकर। आपको बता दूं हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कल रात कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने अचानक एयर स्ट्राइक की, जिसमें 5 हमास नेताओं को निशाना बनाया गया और साथ ही कतर का एक सुरक्षा अधिकारी भी हमलों में मारा गया। मारे गए लोगों में आपको बता दूं हमास के टॉप लीडर खलील अल-हैया का बेटा भी शामिल है। ये एक बड़ी खबर है और दोहा जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर में इस तरह का हमला होना पूरी दुनिया के लिए काफ़ी चौंकाने वाली बात है। घटना कतर अब तक हमास और इजराइल के बीच बातचीत का एक अहम प्लेटफॉर्म रहा है, आप जानते हैं। और कतर सरकार लंबे समय से बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की कोशिशों में लगी हुई थी, लेकिन अब इस हमले ने इस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, विराम लगा दिए हैं। कतर सरकार ने इस हमले को सीधा सीधा अपने ऊपर हमला बताया और कहा कि इजराइल ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया ताकि शांति वार्ता पटरी से उतर जाए। इजराइल की ओर से साफ बयान आया है कि यह हमला पूरी तरह से टारगेट था और उनका मकसद उन नेताओं को मारना था जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि चाहे हम जहां भी रहें अपने दुश्मनों को ढूंढ कर चुन कर मारेंगे और ये हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है। हालांकि इस बयान के बाद पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगी है कि क्या इजराइल ने कतर की ज़मीन पर हमला करके एक नया मोर्चा खोल दिया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की। रूस ने इस हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है और कड़ी निंदा भी की है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इसे सरासर गलत करार दिया है और कहा है कि किसी भी मुल्क की सरजमी पर इस तरह का सीधा हमला करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की ओर से भी बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से बात की और कहा कि भारत इस तरह की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है। दोस्तों, भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि कतर मध्यस्थता चाहता है और उस पर हमला करना शांति प्रतिक्रिया को मुश्किल बना देगा। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी बयानबाजी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कतर पर इस तरह का हमला सही नहीं है और इससे अमेरिका और इजराइल दोनों को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ हमास ने इस हमले को शांति वार्ता को नाकाम करने की सीधी सी कोशिश बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से उनका हौसला नहीं टूटेगा, बल्कि हमास नेताओं का कहना है कि उनकी शर्तें वही रहेंगी जो पहले थीं। गाज़ा से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी, बंधकों की सुरक्षा की रिहाई और मानवीय मदद की बिना रुकावट एंट्री। लेकिन सवाल ये है कि अब शांति वार्ता किस तरह आगे बढ़ेगी जब भरोसा ही पूरी तरह टूट चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का असर गाज़ा और आम लोगों पर भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। गाज़ा में हालात पहले से बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हैं, खाने पीने का सामान नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं और अब कतर में हुआ ये हमला गाज़ा के लोगों की उम्मीदों को और कम कर रहा है। मवासी जैसे कैंपों में लोग पहले ही मुश्किल में जी रहे थे, वहाँ धूप में तंबू तक नहीं है, सर पर साया नहीं है, बच्चों को पानी नहीं मिल पा रहा है, बीमारियों का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग अब वापस गाज़ा सिटी लौटने लगे हैं, जबकि वहाँ भी बमबारी इस समय भी जारी है। यमन की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है। इजराइल ने वहाँ सना और अल-ज़ौफ़ जैसे इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी, आपको पिछली वीडियो में बताया था। हूती संगठन का कहना है कि इन हमलों में 35 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 130 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। इजराइल का दावा है कि उसने वहाँ मिलिट्री कैंप और ईंधन स्टोरेज को टारगेट किया था, लेकिन हूती कह रहे हैं कि आम नागरिक और पत्रकार भी इन हमलों में मारे गए हैं। इसका मतलब ये है कि संघर्ष अब गाज़ा और कतर तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यमन में भी आग फैल गई है बुरी तरीके से। खाड़ी देशों में इस हमलों के बाद बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अब गल्फ देशों का दौरा कर रहे हैं ताकि सबको एक साथ लाया जा सके और एक संयुक्त रणनीति बनाई जा सके। कतर ने अरब और इस्लामिक देशों की इमरजेंसी बैठक भी बुलाने का ऐलान कर दिया है। इसमें सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और दूसरे कई बड़े देश शामिल हैं। संभावना है कि एक मजबूत बयान आएगा और बयानबाजी ख़त्म होगी, इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले तो ये साफ है कि शांति वार्ता बेहद अब मुश्किल हो चुकी है। अमेरिका पर भी दबाव बढ़ेगा
क्योंकि अब उसका करीबी साथी यानी कि कतर ही निशाना बन चुका है। अगर कतर पीछे हटता है तो फिर से बातचीत के लिए कोई प्लेटफॉर्म यानी कि आगे कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि अगर कतर ने हमास नेताओं को अपनी ज़मीन से नहीं निकाला तो ऐसे आगे और भी हमले होते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि हालात और ज़्यादा बद से बदतर हो जाएंगे। इकनॉमी पर असर देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी। कतर दुनिया का बड़ा गैस निर्यात देश है, आप जानते हैं। हमले की खबर के बाद इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस की कीमतों में 1 से 2% तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी इस पूरे संकट का असर सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम पूरे हालात को देखें तो तस्वीर बहुत साफ है। एक तरफ इजराइल है जो हाल में हमास को ख़त्म करना चाहता है और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ हमास है जो कह रहा है कि वो तब तक वार्ता नहीं करेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होंगी, मानी नहीं जाएंगी। बीच में आम लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो गाज़ा के हों, कतर के हों, यमन के हों। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना असर दिखाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र कोई ठोस कदम उठाएगा या सिर्फ बयानबाजी ही इस बार भी होकर रह जाएगी? क्या अमेरिका इजराइल को रोकने में कामयाब होगा या फिर हालात और ज़्यादा बद से बदतर हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गाज़ा के लोग कभी उनको राहत मिल पाएगी, वहाँ ज़िंदगी दोबारा से पटरी पर लौटेगी? फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं, आप दुआएं करें और आने वाले कुछ दिन बेहद अहम साबित होंगे। कोई भी नई अपडेट कभी भी आ सकती है तो मैं उसे लेकर तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास वक्त से पहुंचती रहे। कल फिर एक नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।